नमस्कार। अच्छा, भूगोल का नाम सुनते ही क्या स्कूल के दिन याद आ जाते हैं? मैप पे नदियां और पहाड़ खोजना, राजधानियां रटना, है ना? लेकिन आज हम भूगोल को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया, एक एकदम रोमांचक नजरिया समझने वाले हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई पूछे कि आप असल में हैं कहाँ, तो शायद जवाब होगा घर का पता या शहर का नाम। पर जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या बस इतना ही? क्या हमारा पता ही हमारी पूरी कहानी है? आज हम इसी सवाल की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि भूगोल हमें इसका कितना गहरा जवाब दे सकता है। देखिए, जड़ें भूगोल बहुत गहरी हैं। ये शब्द आया है ग्रीक भाषा से, जियो जिसका मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस जिसका मतलब है लिखना। तो मतलब एकदम सीधा साधा है, पृथ्वी के बारे में लिखना। लेकिन ये लिखना सिर्फ नक्शों और पहाड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। भूगोल हमें एक अनोखा स्थानिक दृष्टिकोण देता है, जिसे अंग्रेजी में स्पेशल पर्सपेक्टिव कहते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ये समझ तो लीजिए कि सबसे भूगोल रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। ये तो एक तरह से जासूसी का काम है। इसके दिल में बस 3 सवाल हैं। क्या है, कहाँ है और सबसे जरूरी, ऐसा क्यों है? कोई चीज किसी खास जगह पर ही क्यों मिलती है, कहीं और क्यों नहीं? यही क्यों वाला सवाल भूगोल को इतना दिलचस्प बना देता के है। बारे में लिखने तो के लिए ये पृथ्वी भूगोलवेत्ता यानी ज्योग्राफर्स कौन से औजारों का इस्तेमाल करते हैं? आइए उनके सबसे पुराने और सबसे जरूरी औजार से शुरू करते हैं। नक्शा। अच्छा, अब एक मजेदार और चौंकाने वाली बात बताता हूँ। दुनिया का हर एक नक्शा एक तरह से झूठ बोलता है। अरे जरा सोचिए, एक गोल 3D पृथ्वी को कागज के एक सपाट 2D टुकड़े पर बिना तोड़े मरोड़े कैसे दिखाया जा सकता है? ये तो नामुमकिन है। ठीक वैसे ही जैसे आप संतरे के छिलके को बिना फाड़े एकदम सपाट नहीं बिछा सकते। इसीलिए हर नक्शे में आकार, दूरी या दिशा में थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो होती ही है। नक्शों की एक और खास बात होती है उनका पैमाना या स्केल। अब ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन इसे समझना आसान है। छोटे पैमाने का नक्शा मतलब बहुत बड़ा इलाका, जैसे पूरी दुनिया का नक्शा, लेकिन उसमें डिटेल्स कम होंगी। वहीं बड़े पैमाने का नक्शा मतलब छोटा सा इलाका, जैसे आपका अपना शहर, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ होता है दिखाया कि अगर जाएगा। कोई बीच तो फिर समंदर में सवाल है या किसी घने जंगल में, तो उसकी सटीक लोकेशन कैसे पता लगेगी? इसका जवाब है ये भौगोलिक ग्रिड। ये धरती पर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो अक्षांश यानी लैटिट्यूड कहलाती हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड। जहां ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, वही है किसी भी जगह का एकदम सटीक ग्लोबल एड्रेस। अब हम ठीक धरती है, पर तो किसी भी बिंदु का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ एक बिंदु न रहकर एक जगह कैसे बनते हैं। सोचिए, हमें किसी जगह के अक्षांश और देशांतर पता चल गए, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। लेकिन क्या ये नंबर हमें उस जगह की कहानी बता सकते हैं? वहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं? नहीं ना, क्योंकि एक जगह सिर्फ एक बिंदु से कहीं कहीं ज्यादा होती है। किसी जगह को समझने के लिए भूगोलवेत्ता 2 चीजें देखते हैं। एक है स्थल और दूसरी है स्थिति। स्थल का मतलब है उस जगह की अपनी खुद की बनावट कैसी है, जैसे कि न्यू ऑर्लियंस शहर समुद्र तल से भी नीचे बसा है। और स्थिति का मतलब है कि वो जगह दूसरी जगहों के मुकाबले कहाँ पर है। जैसे न्यू ऑर्लियंस मेक्सिको की खाड़ी के पास है, जो उसे व्यापार के लिए एक बेहतरीन लोकेशन बनाता है। अब देखिए, दुनिया तो बहुत बड़ी और जटिल है। इसे आसानी से समझने के लिए भूगोलवेत्ता क्या करते हैं, वो एक जैसे गुण वाली जगहों को एक साथ ग्रुप कर देते हैं, और इन ग्रुप्स को ही कहते हैं क्षेत्र या रीजन्स। इन क्षेत्रों को समझने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल रीजन। इसकी सीमाएं एकदम साफ और तय होती हैं, जैसे किसी देश के राज्य, जहां एक ही कानून लागू होता है, सब कुछ एकदम ऑफिशियल। दूसरा आता है कार्यात्मक क्षेत्र यानी फंक्शनल रीजन। ये एक सेंटर पॉइंट और उसके आसपास के असर वाले इलाके से बनता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोई बड़ा शहर और उसके आसपास के छोटे शहर, जहां से लोग रोज काम करने के लिए उस बड़े शहर में आते हैं। ये सब मिलकर एक कार्यात्मक क्षेत्र बनाते हैं। और तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प है स्थानीय क्षेत्र यानी वर्नाक्युलर या परसेप्चुअल रीजन। इसकी कोई तय सीमा नहीं होती। ये तो लोगों की सोच,
उनकी संस्कृति और पहचान से बनता है। जैसे अमेरिका में लोग द साउथ की बात करते हैं या भारत में हम पूर्वांचल या दक्कन की बात करते हैं। हर किसी के दिमाग में इसकी एक अलग ही तस्वीर और एक अलग ही सीमा होती है। चलिए अब आधुनिक भूगोल की दुनिया में चलते हैं, जहां टेक्नोलॉजी हमें ऐसे पैटर्न देखने में मदद करती है जो हमें अपनी खुली आंखों से शायद कभी ना दिखें। सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग का मतलब है दूर से जानकारी इकट्ठा करना, मतलब सैटेलाइट या ड्रोन से धरती की तस्वीरें लेना। इससे हमें वो चीजें भी पता चलती हैं जो जमीन पर रहकर जानना बहुत मुश्किल है, जैसे कि अमेज़न के जंगलों में पेड़ कितनी तेजी से काटे जा रहे हैं। और फिर आता है आज के भूगोल का सुपरहीरो जीआईएस, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बेस मैप के ऊपर जानकारी की कई सारी पारदर्शी परतें एक के ऊपर एक रखी हों। एक परत पर शहर की सारी सड़कें, दूसरी पर सारे स्कूल, तीसरी पर नदी नाले और इसी तरह। और जब इन सभी परतों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है ना, तो कमाल के पैटर्न सामने आते हैं। जैसे इस नक्शे को देखिए, ये दिखा रहा है कि कैसे जीआईएस का इस्तेमाल करके एक शहर में अपराध के हॉटस्पॉट, यानी वो जगह जहां ज्यादा अपराध होते हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। ये पुलिस के लिए कितना मददगार हो सकता है, सोचिए जरा। तो अब तक हमने जो भी औजार और नजरिए देखे हैं, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि भूगोल हमें इस लगातार बदलती दुनिया और उसमें हमारी जगह को समझने में कैसे मदद करता है। हमारी दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती। विचार, आविष्कार, फैशन, खाना, सब कुछ हमेशा एक जगह से दूसरी जगह फैलता रहता है। इसी प्रक्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। कभी सोचा है कि कैसे पिज्जा इटली से निकलकर आज दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया? बस यही वो प्रक्रिया है जिससे दुनिया भर में बदलाव आता है। अब एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल, क्या हमारा पर्यावरण ही हमारी संस्कृति और हमारे समाज को तय करता है? बहुत पहले एक सोच थी जिसे पर्यावरणीय नियतिवाद कहते थे। वो मानती थी कि जैसा माहौल होगा वैसा ही समाज बनेगा, बस। लेकिन आज भूगोलवेत्ता संभववाद में विश्वास करते हैं। मतलब पर्यावरण हमारे लिए सीमाएं तो तय करता है, लेकिन उन सीमाओं के अंदर रहकर हम इंसान अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में रहने वाले अनासाजी लोग। उनका समाज बहुत आगे था, लेकिन जब वहां एक भयानक सूखा पड़ा तो वे उसके हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए और उनकी पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। ये हमें दिखाता है कि पर्यावरण की सीमाएं कितनी असली और कितनी ताकतवर हो सकती हैं। लेकिन आज इंसान ने टेक्नोलॉजी की मदद से प्रकृति की कई सीमाओं को पार कर लिया है, और ये तस्वीर इसका सबसे शानदार, सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है। दुबई के रेगिस्तान में स्कीइंग। एक तपते हुए रेगिस्तान में बर्फ का पहाड़ बना देना संभावनावाद का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में याद रखने वाली बात यह है, पर्यावरण हमें सीमाएं देता है, लेकिन इंसान उन सीमाओं के भीतर संभावनाएं पैदा करता है। और मेरे ख्याल से यही भूगोल का असली सबक है।